further, I am honored to extend the invitation to our esteemed Registrar of Himalayan University, Mr. Arvind Arora, to present shawl and Dr. Nishant Rai Jain to present book to our guests with a token of sincere appreciation and admiration. To Indra Dalpat, sir. Please, sir. The token is a remembrance and precious reparation. The token is a remembrance and the precious literature work of our patron of the Himalaya University, former Chief Minister of Uttarakhand, former Union Education Minister, Government of India, and presently Honorable Member of Parliament, Haridwar, the most respected Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji. Please students settle down fast as we are about to begin our program. As we move forward with our inaugural program, it is my distinct honor to invite the driving force behind this remarkable event, the convener of our seminar, to join us on the dais. I would like to invite Dr. Anil Baloni, Associate Professor, Dean of Art and Humanities, on the dais. Please, sir. ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदा धारकधरीं यावते मा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या आत्मदा बलदा विशो वासते प्रसितं यस्य देवायस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। उस परम सत्ता को नमन। हिमालय विश्वविद्यालय परिसर के सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में सर्वनाम हमारे गेस्ट प्रोफेसर विनोद उपाध्याय जी, I am delighted to extend the invitation to our esteemed resource person, Professor Anil Kumar Jha, Principal of Himalaya Ayurvedic Medical PG College and Hospital, to warmly welcome our guest, Professor Vinod Prakash Upadhyay, a token of our sincere appreciation and admiration. Thank you, sir. I request Baloni sir to be on the dais. हिमालय विश्वविद्यालय परिसर सभागार में 2 दिवसीय सेमिनार में उपस्थित
उत्तराखंड राज्य एवं अन्य राज्यों से आगंतुक आप सभी को मेरा नमन अभिवादन। मंच पर उपस्थित आयुर्वेद क्षेत्र के सभी वरिष्ठ विद्वत आयुर्वेदाचार्य, जीबी पंत से हमारे आईडी भट्ट जी और उनकी टीम, मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप भारद्वाज जी, हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जेना जी, जीबी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट अल्मोड़ा से आईडी भट्ट जी, प्रोफेसर विनोद प्रकाश उपाध्याय जी, वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ, हिमालय विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार झा जी, मेरे समक्ष प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक, जीबी पंत से आशीष पांडे जी, अन्य सभी लोग, नाम से परिचित नहीं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का मैं डॉक्टर अनूप बलूनी हिमालय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, सादर स्वागत करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को इसके चरम लक्ष्य तक लेकर के जाएगी, जिस लक्ष्य के साथ हमने इस सेमिनार का 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की सकारात्मक ऊर्जा, आप लोगों के सकारात्मक शब्द आयुर्वेद के क्षेत्र में और हमारे हिमालयी रीजन की जो मेडिसिन सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको निश्चित ही एक दिशा प्रदान करेगी, जो हितधारकों को भी और पॉलिसी मेकर को भी करेगी। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि पे मनुष्य अनेक व्याधियों से पीड़ित होता रहा है और जो हिमालयी क्षेत्र है, हमारा उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, सिक्किम, गुवाहाटी, त्रिपुरा, मेघालय, असम, हिमाचल क्षेत्र हो, यहाँ पे जो प्राकृतिक चिकित्सा परंपरा है वो 3 तरह से चलती है। एक मंत्र पे आधारित, एक देवताओं पे आधारित और एक तंत्र पे आधारित। तंत्र वाली जो है हिमालयी क्षेत्र जहां भी होंगे वहां पे तंत्र और मंत्र की 2 परंपराएं चलती हैं और उसी के साथ में जो हमारा हर्बल है, जो औषधीय है, उस पे भी जो है हमारा चिकित्सा चलती है। हमारे बीच में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से डॉक्टर दीपक सेमवाल जी आए हैं, आपका विशेष स्वागत। हिमालयी लोगों की जो प्रकृति है उससे बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वे मनोदेही उपचार का उपयोग करते हैं जो देवताओं, आत्माओं को प्रसन्न करने पर निर्भर होता है, जो भी मैंने बात की कि जो है मंत्र पे आधारित होता है, जिसमें अगर मैं उत्तराखंड के क्षेत्र की बात करूं तो हमारे जो है देवी देवताओं की जो गाथाएं हैं जिन्हें जागर के रूप में गाया जाता है, उससे भी जो है हम चिकित्सा के रूप में वो आता है। इसी तरह जो है जो हमारी औषधियां हैं, वनौषधियां हैं, जितना भी हिमालयी क्षेत्र है वो वनौषधियों से युक्त है। उसमें नाना प्रकार की वनौषधियां हैं जिनसे अभी भी कुछ लोग अपरिचित हैं। मेरे जो दादाजी थे वो वैद्य थे, तो मैं बहुत सारी चीजों को उस समय देखता था कि जो है वो मना करते थे। जैसे पीपल का पेड़ नहीं काटना है, पीपल का पेड़ अगर काटते हैं वो अपूजनीय हो जाएगा। बरगद का पेड़ नहीं काटना है, पिलखन का पेड़ नहीं काटना है, नीम हो गया ये नहीं काटना है। एक जो है पहाड़ में टिमरू कहा जाता है, वो देवताओं में भी उसकी लकड़ी का यूज होता है, खासतौर पे नर्सिंग के लिए, उसे नहीं काटना है, वो अपवित्र ऐसे ही पहिया होता है। और जब हम बचपन थे तो हम सोचते थे कि ये क्या ढकोसले हैं। धीरे धीरे जैसे हम आगे जीवन में बढ़े, शिक्षा से परिचित होते गए, फिर पता लगा कि उन लोगों का इन औषधियों को बचाने का 2 तरीका था। एक तो औषधि के रूप में बची रहे, दूसरा वो प्रकृति पर्यावरण को बनाए रखे, क्योंकि ये सारे पौधे सबसे अधिक ऑक्सीजन हमें देते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ औषधि के रूप में ये होता है। तो इस तरह की उन लोगों की ऐसी ही हमारी विभिन्न वनौषधियां हैं हिमालयी क्षेत्र में, उन वनौषधियों को माननीय कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी के हमारे मन से उपस्थित हो गए। सबका स्वागत, अभिनंदन, आभार।
felicitate our guest. I am pleased to extend the invitation to our esteemed Honorable Vice Chancellor, Professor Kashinath Jaina, to cordially welcome our esteemed guest, Professor Arun Kumar Tripathi, Honorable Vice Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University, and to present a token of our heartfelt appreciation and admiration. Thank you, sir. Before we delve into the enriching discussion, it is my privilege to introduce a visionary leader, a beacon of knowledge and the driving force behind our esteemed institution, the Honorable Vice Chancellor of Himalaya University, Professor Kashinath Jaina. Our Honorable Vice Chancellor brings him with a wealth of experience, a passion for education and a commitment to excellence. His tireless efforts and unwavering dedication have propelled our university to the new heights of success and distinction. I kindly invite our Honorable Vice Chancellor, Professor Kashinath Jaina, to grace us with his presence and deliver the welcome address for today's seminar. Please, sir. Good morning, one and all. Professor Pradeep Kumar Bharadwaj, the Chancellor of Himalaya University, Chairman of this program, Professor Tripathi, the Honorable Vice Chancellor, Uttarakhand Ayurveda University, Dehradun, Dr. I.D. Bhatt, Senior Scientist, G.B. Pant, National Institute of Environment, Almora, Dr. A.K. Jha, the Principal, Himalaya Ayurvedic PG College, Dehradun, Professor Vinod Prakash Upadhyay, who has been also associated with Himalaya University in the past, in the Ayurvedic College, and our invited guest, Mr. Salim Kumar, the Director, Outbound Himalaya from Delhi, Sri Ajay Kandari, respected resource person, Himalaya Adventure Institute, Mussoorie, Mrs. Kumar, our dynamic register, Sri Aravind Arora ji, other delegates from G.B. Pant National Institute, Almora, the invited paper presenters, academicians, my dear colleagues in this university, and my dear students. This is an occasion for which we are all proud of. The credit singularly goes for dreaming, for visioning and concretizing to our respected Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, the former MHRD Minister and former
Honorable Chief Minister of Uttarakhand. Actually, he has been the driving force behind conceptualizing this program. From the day one, I joined over here as Vice Chancellor. He was simply motivating me that think of Himalaya, the very symbol of existence of Uttarakhand, not only Uttarakhand, almost of India. The nature, the culture, the temperature, the science, the technology, the tradition, the ecology, the environment, everything associated with this country in general and Uttarakhand in particular has been the gift of Himalaya. So unless we research, unless we delve deep into Himalaya, that means we are questioning our very existence. So he encouraged me to be in touch with G.B. Pant Institute, Almora. It was 3-4 months back, and I constantly interacted with the Honorable Director of G.B. Pant National Institute, Dr. Sunil Natyal. Unfortunately, he could not make it to this program because he had prior commitment in another program in Hyderabad, so he had to rush to Hyderabad. So he has expressed his inability to present over here. So, with due support and encouragement of Dr. Sunil Natyal and the entire team of G.B. Pant Institute, this program has been successful today. So, from the core of my heart, I extend our gratitude to G.B. Pant Institute for collaborating with us, for conceptualizing, concretizing this program. I hope in the coming 2 days, including today, that our invited research persons, paper presenters, will highlight different aspects, different perspectives of Himalaya from different angle, from different point of view. And the findings in the 2-day seminar will be presented in the form of a published book or seminar proceeding, which will be presented to Government of India, to Government of Uttarakhand and all the research bodies for future policy options. That means the contribution of Himalaya University in concretizing this program will go a long way in making Himalaya more valuable, more perspective and more relevant, not only for medicine point of view, not only from cultural point of view, not only from environment point of view, as a whole existence of the people in India or the entire region as a whole. With these few words, I expect that we are going to delve deep into Himalaya and find the so far hidden treasure in Himalaya. With these few words, I thank you and congratulate the organizing committee, particularly all the members associated and our convener, Dr. Anup Baloni, our registrar, Arvind Arora, the principal of Ayurvedic College, Anil Kumar Jhaji and Nishan Jain. So all the people and all the members, I cannot take the name of all, so I am expressing my apology for that, and all the students also associated with the program, that this program will be a great success. Thank you all. Thank you, sir, for your inspiring words and for setting the tone for what promises to be truly enlightening and enriching seminar. I would also like to welcome our other guests who have arrived just now, Dr. Nikhil Sengwal and Dr. Nishant Rai, Jain sir. Please welcome. Moving ahead, it's my honor to introduce our respected faculty and a resource person, Dr. S.K. Srivastava, Lead Researcher of Himalaya University, to formally introduce our esteemed guest. Good morning to all. Today, in this national seminar, I would like to heartily welcome you all. In this seminar, Professor Dr. Vinod Prakash Upadhyay, an esteemed scholar and learned personality in the field of medicinal plants,
is present before we people. He has served as ex-professor and principal, Himalayan Medical College, Rewala, Dehradun. In the year 1995, he was awarded PhD degree on Ankesh Prakash का संपादन एवं समीक्षा from लाल बहादुर शास्त्री डीम्ड यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली. His research experience in the field of Ayurveda is continuing from 1972. He worked in various institutes and remarkable positions. His nature of work is mainly focused on teaching and research on medicinal plants, on different aspects of plants and herbs. He has presented and published more than 100 research papers in various national and international seminars and symposia. Apart from research work, he also worked on folklore claims of Shivalik range. Acknowledging his research work, Ayurveda Corporation USA awarded him Healing Trust International Award. Still he is active member in different Indian universities and abroad. Today, we are fortunate for his now presence among us in this university. Thank you. Thank you, sir, for introducing our esteemed guest with such elegance and insight. We are truly honored to have Professor Vinod Prakash Upadhyay in the seminar. Now, let's all prepare to be inspired by inviting Professor Vinod Prakash Upadhyay on the dais to grace the occasion. Please, sir. This August gathering of our Vice Chancellor Bhagwatji, my dear Dr. Arun Tripathi, Vice Chancellor Ayurveda University, and guests and other dignitaries. In fact, these seminars are very important. They are the only system which should be promoted, and I remember last 60 years have been very, भी कहेंगे कि हमारे लिए बहुत दुखदायी रहे. ये काम it would have been started around 70 years back. तो अब इनकी रेलेवेंस क्या है? इस समय आयुर्वेद ही पूरी दुनिया को बचा सकता है और योग. अगर आपको याद हो, हमारे एक श्लोक है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थित विधि. तो मैं भी बताता हूँ, समदोषा समाग्नि ये तो आयुर्वेद वाले सब समझते होंगे, लेकिन जो दूसरी लाइन है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, आप योग के बिना प्राप्त नहीं कर सकेंगे. आपको योग की सहायता लेनी पड़ेगी. इसलिए आयुर्वेद और योग सिस्टर साइंस. जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट की बात है, मैंने प्रैक्टिकल ज़्यादा किए हैं. अभी प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा. इस समय हमें बहुत ही फोकस्ड होकर के काम करना है. हमें बताना है कि वी आर द गुरु, जिसे कहेंगे ना, हम विश्व गुरु हैं. बनाने की बात नहीं है. कहा जा रहा है ना कि हम अपना प्रयास करके विश्व गुरु बनाएंगे. अब मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता. मैं जब भी जाता हूँ मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में, मैं रेगुलर क्लास लेता हूँ, तो हम दोनों के गुरु ऑलरेडी हैं. बनाने की जरूरत क्या है? सारे इंडियन काम कर रहे हैं, नासा से लेकर सब जगह. तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा सिस्टम है अत्यंत प्राचीन है. एक श्लोक आपने सुना होगा, मैंने टीवी पे दिया था पिछले 5 महीने पहले. हेतु लिंग औषध ज्ञान स्वस्थातु परायण त्रिसूत्रम पुण्यम उपदेशम पितामह. पितामह ब्रह्मा ने 3 भागों में बांट करके इस ज्ञान को आरंभ में दिया था लाखों साल पहले. हेतु रोगों का कारण, लिंग रोग का स्वरूप, और औषध ज्ञान. तो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं. और औषध ज्ञान इस समय पूरी दुनिया में नेचुरल प्रोडक्ट में काम चल रहा है. हमारे हिमालय में आपको पता है संजीवनी बूटी है, सोम है, कल्प वृक्ष है, ब्रह्म कमल है. हम भाषण तो देते रहते हैं,
लेकिन अभी उनके ऊपर हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, जो कि पहुंच जाना चाहिए था। मैं किशन जी का धन्यवाद करता हूँ कि जब ये मंत्री थे तो इन्होंने एक टीम बनाई थी, संजीवनी बूटी शोध अभियान, मैं भी उसका सदस्य रहा। और हमारा मानना ये है कि अगर हम तथ्यों पर जाएं और उसमें विधिवत शोध करें तो हमारे द्रोणागिरी के आसपास ही संजीवनी बूटी है। और हम सरकार का विरोध में नहीं कह सकते क्योंकि वो समिति ने कोई निर्णय अभी फाइनल नहीं दिया है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के तथ्यों को समझ लें, लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी उसको ठीक से पहचान लें और वर्तमान लंका को समझ लें कि वो वहां से हिमालय हनुमान जी को एक काम सौंपा गया, अर्थात वो वनस्पति तभी भी अभी है और आगे भी रहेगी। बस पहचान करने की बात है। यही बात हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखी कि जो आप औषधियों का शोध करने, पहचानने वनों में जाएं तो आप गौ ब्राह्मण पूजा पाठ करके तब जाएं। अर्थात ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये था अपनी इंटेलेक्ट को, अपनी बुद्धि को इतना शार्प कर लेना कि हम प्रकृति के सारे भेद को समझ सकें। जैसे वो वनस्पति का स्वरूप दिया हुआ है, उसको पहचान लें। मैं समझता हूँ दोपहर के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उसे पहचाना। जिस वनस्पति के करीब हम पहुंचे हैं वो हिमालय के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, सारी फ्लोरा हमें मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम बहुत पहले होने चाहिए और अब समय आ गया कि अब हम नहीं करेंगे। तो सरकार ने जो हमें सुविधाएं दे रही, मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्राचीन विद्याओं को, प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विज्ञान को और आयुर्वेद को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ये समय है कि हमें कुछ करके दिखाना है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये सारी सुविधाएं छिन भी जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को गंभीरता से काम करके और सिद्ध करके दिखाना है कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या था जिसको अंग्रेजों ने आगे बढ़ने दिया, विदेशी आक्रांतों ने जिसको रोका हमारी प्रगति को, और अपनी चीजें हमें जबरदस्ती शुरू करें। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। मैं वाइस चांसलर साहब को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया और हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा हमारा ये अभियान होगा कि इसमें से जो कंक्लूजन निकले हम सरकार को भेजें और उनको वादे करें कि ये इसको मान्यता दें और हमें शोध की सुविधाएं दें, जिससे हम उन छुपी हुई बातों को जो अभी तक संदिग्ध बनी हुई हैं उनको सिद्ध करके दिखाएं और अपनी उपस्थिति समाज में और विश्व में स्थापित करें। मैं समझता हूँ कि इस समय के लिए पर्याप्त है और फिर मिलते हैं, बात करेंगे। हाँ, मैं कोशिश से आयुर्वेद वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करता हूँ और सभी से मिलकर के बातें होंगी, बट विचार विमर्श होगा और बहुत अच्छी बातें मैं विश्वास दिलाता हूँ निकलेंगी, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और विश्व के लिए लाभकारी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your valuable insights and expertise with us today. Moving forward with the program, I would like to invite our esteemed resource person to formally introduce our esteemed guest, Professor Arun Kumar Tripathi, Honorable Vice Chancellor of Uttarakhand Ayurveda University. Please join me in welcoming Dr. Alok Kanori, Associate Professor, Dean of Art and Humanities. ओम नमः सवाभ्यो सभापति सदस्यो नमो नमः। पुनः सभी को नमन। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान वर्तमान में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप आयुर्वेद क्षेत्र के एक जाने माने विशेषज्ञ हैं और विशेष तौर पे आप जो है हृदय और
मानसिक मेंटल डिसऑर्डर के विशेषज्ञ हैं और एक हृदय और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जो है हर व्यक्ति के सामने वाले व्यक्ति की बातों को समझ सकता है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसे किस तरह की औषधि चाहिए, किस तरह का उसे उपचार चाहिए और कैसे जो है उसके निदान करना है। ऐसे आयुर्वेद क्षेत्र में आपका नाम प्रसिद्ध है। आप आयुष पॉलिसी जो उत्तराखंड की है उसके भी मेंबर रहे हैं। आप ऋषिकुल जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहां पे भी आप रहे हैं। आप जो है यूनानी और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसमें भी डायरेक्टर के पद पे रहे हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामयी है। मैं अधिक शब्दों को जितना भी कहूंगा वो कम होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें पहले भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका स्वागत, आभार, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for the wonderful introduction. We are truly honored to have our honorable guest here. I would like to invite Professor Arun Kumar Tripathi on the dais to add valuable insight to the seminar. Sir, please. इस हिमालय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर काशीनाथ जैन जी, हमारे मुख्य गुरुवर प्रोफेसर विनोद प्रकाश उपाध्याय जी, इस विश्वविद्यालय के सम्मानित माननीय चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार भारद्वाज जी, अल्मोड़ा से पधारे जीवी पंत इंस्टीट्यूट से हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक और इस आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अनिल कुमार झा जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, अन्य सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण और प्रतिभागीगण, ये बहुत ही समसामयिक विषय है। आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर विचार विमर्श करने का उसका कारण ये है कि पूरा विश्व बड़ी तेजी से इस मामले में बदल रहा है कि अपनी हेल्थ केयर नीड्स को हम कैसे पूरा करें, और उसके लिए पूरा विश्व अब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ देख रहा है। आप जानते हैं कि हर देश का अपना एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। दुनिया में लगभग 250-300 ट्रेडिशनल ऑफ मेडिसिन कह सकते हैं, लेकिन भारत में जो आयुर्वेद है इसको मैं ट्रेडिशनल मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल सिस्टम ये है जो रूढ़िवादिता से, जो ट्रेडिशन से, जो परंपराओं से, जो पारिवारिक ज्ञान से, सामाजिक ज्ञान से वो आगे बढ़ता चलता है। उसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस का इनपुट, कोई वैज्ञानिकता या शोध इस तरह का नहीं है। वो एक पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से ही वो आगे बढ़ता है। लेकिन आयुर्वेद, आप जानते हैं कि आयुर्वेद पूर्णतः वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और शोध परक चिकित्सा शास्त्र है। ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये समसामयिक बदलता रहा है, वैज्ञानिकता का पुट इसमें बराबर लगता रहा है, शोध का इनपुट होता रहा है, और ये पूर्णतः सिद्धांतों के ऊपर एक सिस्टम ऑफ जो डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर ये काम करता है। इसलिए अन्य जो ट्रेडिशनल सिस्टम से उनसे ये पृथक है। हालांकि विश्व स्तर पर जब बात की जाती है तो आयुर्वेद को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम में। आपको ये भी जानकारी होगी
कि भारत के गुजरात में जामनगर शहर में गत वर्ष WHO वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हो चुका है और बहुत ही जल्द वो तैयार हो करके और भारत में जो शोध कार्य वहां से आगे बढ़ेंगे, उससे पूरे विश्व को एक नई दिशा आयुर्वेद के माध्यम से हेल्थ केयर सिस्टम में मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी एक ग्लोबल इकोसिस्टम बन रहा है आयुर्वेद के लिए और ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए, लेकिन हमें अपने को उसके लिए तैयार करना है। और सबसे बड़ी तैयारी हमारी होनी चाहिए जड़ी बूटियों की, औषधियों की, क्रूड ड्रग्स। हमारा क्रूड ड्रग्स कैसा है, कहां से आ रहा है? आपको ये पता है, अभी तक तो बहुत कुछ बस चल रहा था और चलता है, पर अब आगे नहीं चलेगा। रूल्स रेगुलेशन में भी बदलाव आ गए हैं। अब आप अगर औषधियां बना रहे हैं तो आपको ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि अमुक औषधि आपने किस सोर्स से प्राप्त की है, अमुक औषधि आपने किस सोर्स से प्राप्त की है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अभी तक आप जानते हैं कि औषधियों के सोर्स दो ही है, या तो वाइल्ड है, फॉरेस्ट ओरिजिन का है, या वो कल्टीवेटेड है। लेकिन कल्टीवेशन कितना कम हो रहा है, आवश्यकता इतनी अधिक है, वाइल्ड सोर्स भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा, कल्टीवेटेड सोर्स भी उसे पूरा नहीं कर पा रहा, तो मार्केट में हो क्या रहा है? आप कुछ भी मांगने जाओगे, कुछ की जगह आपको कुछ दूसरा पकड़ा देते। कहने का मतलब कि एडल्ट्रेशन और सब्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा है जिससे कि औषधियों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। मैं तो मुक्त चिकित्सक हूं, इसलिए हमारा हमेशा कंसर्न रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कैसे उपलब्ध हो। एज डायरेक्टर भी जो हमारा अनुभव रहा है, हमारी गवर्नमेंट गिरिशपुर आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार में है, जिसके लिए औषधियां बनाने के लिए जब हम कच्ची दवाओं के टेंडर करते थे तो आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें एक भी लोकल सप्लाई उत्तराखंड से नहीं होती थी। हमारे सारे वेंडर और सप्लायर सब दिल्ली और मध्य प्रदेश, राजस्थान के, और वो सब दिल्ली के खाली बावली और कहां से उठा करके सामान सब सप्लाई कर देते थे। कितनी बार अवसर ऐसे आते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट की कमेटी है उसका परीक्षण करती थी तो वो कुछ का कुछ सैंपल होता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या एड्रेस नहीं की गई तो कच्ची औषधियों की उपलब्धता कहां से होगी और कहां से ये जो फार्मेसियां हैं, उत्तराखंड में ही 250 फार्मेसियां हैं और पूरे इंडिया में आप देख रहे हैं कितना इसका हर्बल बूम आ रहा है, कितना हर्बल मार्केटिंग चारों तरफ हो रही है, लेकिन वो रिसोर्स कहां से आ रहा है? इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसोर्स सर्टिफाइड को लेकर मैंडेटरी कर दिया। हिमालयन रीजन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हिमालयन रीजन है। हमारे पास तराई से लेकर के, टेम्परेट जोन से लेकर के, ट्रॉपिकल जोन से लेकर के और अल्पाइन जोन तक के सारे जोन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसको टैग नहीं कर पा रहे। उन जोन की जो उपलब्धता हमारे पास है उसको हम हर्बल रिसोर्स के लिए उपलब्ध उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसी कोई नीति हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज एंड पावर नहीं है। उत्तराखंड में जड़ी बूटी जो रिसर्च शोध संस्थान है HRDI गोपेश्वर में,
वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में। आयुर्वेद विभाग अलग है। कल्टीवेशन का कृषि का जो क्षेत्र है वो कृषि विभाग में आता है। आपस में विभागों में कहीं बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है, कन्वर्जेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, कन्वर्जेंस ऑफ इफेक्ट नहीं है। कुछ सालों पहले तक जब आयुष मिशन की शुरुआत हुई तो नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने HRDI की जो ग्रांट है वो आयुर्वेद विभाग के माध्यम से, आयुष मिशन के माध्यम से उसकी शुरुआत की थी। तो कुछ समय में HRDI में कई बार जाने का, वहां के कार्य क्रियाकलाप उसको समझने का मौका भी मिला। लेकिन उसमें भी कितनी अनियमितताएं हैं, कितनी भी जो उसका कार्यप्रणाली जिस तरह से स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, जितने किसानों को उससे लाभ मिलना चाहिए, जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, वो धरातल तक पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ गिने चुने किसान ही उसका लाभ ले पा रहे हैं। जो कल्टीवेशन हो भी रहा है उनको पोस्ट हार्वेस्ट उसको क्या करना है, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, बायोसिलर का जो कंटेंट है वो कहां हो पा रहा है, इस सब के अभाव में बहुत सारी जो नीतियां हैं वो दम तोड़ दे रही है। अभी उत्तराखंड सरकार ने भी उत्तराखंड आयुष नीति का प्रख्यापन किया है। पहले 2018 में किया, 5 साल के बाद फिर उसको रिवाइज करके 2023 में उत्तराखंड आयुष नीति बनाई गई। उसमें जड़ी बूटी के लिए भी एक चैप्टर डाला हुआ है। बड़े स्तर पर इस बार जब स्टेक होल्डर का डिस्कशन हुआ तो उसमें HRDI और हॉर्टिकल्चर को भी शामिल किया गया। एक बार मैंने ये प्रयास भी किया था कि HRDI को आयुष डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए। सचिव समिति स्तर पर उसमें बैठक डिस्कशन भी हुआ, कुछ प्राइमरी कंसेंसस बना भी, लेकिन वो बाद में सचिव बदल गए, वो चीजें डाइवर्सिफाई हुई। तो कच्ची दवाओं की जो उपलब्धता है उसके लिए अगर प्रयास गंभीरता से होना है तो उसके लिए क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से किसानों को क्लस्टर से जोड़ करके, और केवल कल्टीवेशन तक ही सीमित रहेगा तो बात नहीं बनेगी। उनको प्रॉपर सोर्स सप्लाई कहां से उसका होगा, एक रेगुलर जो सप्लाई है, चाहे सैपलिंग्स की है, चाहे सीड्स की है, चाहे कटिंग की है, बडिंग की है, कुछ भी जो भी उसका सप्लाई किसानों को जब तक रेगुलर एश्योर्ड नहीं होगी, कोई भी किसान उसमें लगातार जुड़ेगा नहीं। क्लस्टर अप्रोच अपनाकर इस नीति को जब रेगुलर आगे बढ़ाया जाएगा तो किसानों को एक इकोसिस्टम मिलेगा, उनको ये विश्वास होगा कि हम जो पैदा करने जा रहे हैं उससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमें एक प्रॉपर पूरा लिंकेज मिलेगा। प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लिंकेज चाहिए, मार्केट का लिंकेज चाहिए, बायर्स का लिंकेज चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट का लिंकेज चाहिए। कुछ स्पोरेडिक अप्रोच शुरू भी हुआ है, जो बड़ी कंपनियां डाबर और हिमालय जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अप्रोच शुरू किया है, लेकिन वो अभी बहुत नाकाफी है। वो अपने लिए थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनका भी पूरा रिसोर्स अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। इस पर बड़े स्तर पर काम होने की जरूरत है और वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हुए उत्तराखंड में चूंकि सभी तरह के हमारे पास वेदर कंडीशन है, वहां पर नीड बेस्ड, क्लाइमेटिक बेस्ड क्लस्टर को डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे जो पर्टिकुलर जड़ी बूटियां हैं जो वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकती है, वहां पर उसके लिए वही क्लस्टर डेवलप होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको पता है कि बाढ़ घेस में कुटकी का एक क्लस्टर डेवलप हुआ है, वहां पर कुटकी महोत्सव का आयोजन भी होता है।
तो वहां से गुड़ की बहुत अच्छी क्वालिटी की पैदा भी हो रही है और उसकी इतनी अधिक डिमांड है कि देश में तो क्या वो सब विदेश ही चला जाता है। तो ऐसे अनेक क्लस्टर डेवलप होने की हमारे यहाँ आवश्यकता है और वो एक आइडेंटिफाइड एरिया में आइडेंटिफाइड मेंशन के लिए पर्टिकुलर क्लस्टर डेवलप हो, उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास करे, उसके लिए कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं बताऊं कि आयुष मंत्रालय NAPV के माध्यम से क्लस्टर डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट देता है। वहां पर उसी क्लस्टर में वैल्यू एडिशन के लिए वहां पर लेबोरेटरी डेवलप होना चाहिए, वहां पर सेट डेवलप होना चाहिए, वहां पर वैल्यू एडिशन के लिए उसका ड्राइव कैसे होना चाहिए, स्टोरेज कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें वहां पर है। और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि जो आप हार्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उसका जो बायोमार्कर है, जो एक्टिव प्रिंसिपल है, उसका परसेंटेज डिजायर्ड है कि नहीं। तो वो टेक्नोलॉजी भी किसानों को पता होनी चाहिए कि हमें कब इसको हार्वेस्ट करना है, किस विधि से हार्वेस्ट करना है, कब इसका एक्टिव प्रिंसिपल हाईएस्ट होगा जब हमें करना है। अन्यथा अगर उसने किसी और से उसको हार्वेस्ट कर लिया तो उसमें डिजायर्ड एक्टिव प्रिंसिपल नहीं आएगा, तो उसकी मेडिकल एप्लीकेशन नहीं आएगी, कंपनियां खरीदेंगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको कि एक बिल्कुल इसके अलग से पॉलिसी की जरूरत है, अलग से डिपार्टमेंट को सबको जो रिलेटेड डिपार्टमेंट उसका कन्वर्जेंस की बहुत जरूरत है। मार्केट की जहां तक बात है, आप जानते हैं कि रॉ हर्ब्स का जो मार्केट है वो इसमें 10 से 15% एनुअल ग्रोथ है उसकी। इतनी बड़ी ग्रोथ शायद किसी सेक्टर में नहीं है जितना कि हर्बल रॉ ड्रग के का मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए अभी बैकवर्ड सप्लाई हमारे पास इसका कोई ताना बाना नहीं है। इस पर बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, नहीं तो ये जो बूम है मार्केट का ये बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। पीछे से हमारे पास रिसोर्स ही नहीं होगा, सप्लाई ही नहीं होगी। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सेक्टर है वेलनेस का, क्योंकि वेलनेस क्षेत्र भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि ये समय जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का है। इन्फेक्टिव ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स को अब इम्प्रूव्ड हाइजीन लिविंग कंडीशन, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स के माध्यम से अब इन्फेक्शन का जो बहुत बड़ा खतरा है वो बहुत थोड़ा रह गया है। अब मेजर कंसर्न आ गया है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का, और जिसमें बहुत बड़ा रोल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का है, योग का है, वेलनेस एक्टिविटी का है। इसलिए सारा जो पैराडाइम है वो इलनेस टू वेलनेस की तरफ बढ़ रहा है, और वेलनेस से जुड़ा हुआ हर्बल सेक्टर बिल्कुल इसमें उतना ही आवश्यक है। साथ साथ जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके शायद संज्ञान में है कि नहीं कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला स्टेट है जिसने आयुष और वेलनेस को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इंडस्ट्री के लिए जो भी मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो भी MSME पॉलिसी है, और जो भी उसमें उनको लाभ है, रिबेट्स है, सब्सिडी है, तो सारा आयुष और वेलनेस सेक्टर के लिए भी ट्रांसफर है, एप्लीकेबल है। और इसका कुछ जो प्रयास है आयुष नीति के माध्यम से हम लोगों ने किया था, तो अभी हमारे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है उससे बहुत सारे लगभग 500 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट वेलनेस के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में अभी MOU साइन हुए हैं, जिस तरह की ग्राउंडिंग हो रही है। तो आने वाला समय वेलनेस का है, योगा का है, आयुर्वेद का है, उसके लिए रागण की आवश्यकता है, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम तो बन रहा है, हम अपने को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्वलंत समय भी है, ज्वलंत समस्या भी है, आने वाला समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम अपने को तैयार करके इन समस्याओं को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं, आयुष के लिए अपार संभावनाएं हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को विराम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। Thank you, sir, for your valuable insight and your vast experience have truly inspired and enlightened all the audience. Now, moving forward, I would like to invite Ms. Maushmi Jana ma'am, Head of the Department of Psychology, to formally introduce our guest, Dr. Indra Dutt Bhatt. Please, ma'am. Thank you, Pooja. Good morning, one and all the respected dignitaries on the dais and off the dais. Today, I have the honor to introduce Dr. Indra Dutt Bhatt to this august house. Dr. Indra Dutt Bhatt is a senior scientist and center head in Center for Biodiversity Conservation and Management in the renowned organization G.B. Pong National Institute of Himalayan Environment. He is a well-known name and authority in the field of research and development in the domain of plant physiology, phytochemistry, and most importantly in the medicinal plant propagations. He has been the recipient of the Gowhati Award of Young Scientist from Directorate of Science and Technology, Government of India. To his credit, he has been visiting scientists to MD Anderson Cancer Center, United States of America, Niigata University, Japan, and many other universities and research centers in Argentina, Bhutan, Nepal, Portugal, South Korea, Thailand, and across the globe. Again, to his credit, he has published many research papers in national and international journals, member of many national and international bodies. He has supervised 13 doctoral scholars. With these few words, I request Dr. Indra Dutt Bhatt to address the audience. Very good morning to all. So, I am basically all went out in this August gathering. Basically, all are sitting from the traditional medicine system, and I am from the botany background. So, I am a little bit odd. But one thing is common that we need a synergy. We need a traditional medicine, we need a plants. So, I am from plants. So, एक दूसरे का सहयोग इसमें मेडिसिन को चलाने में प्लांट को बचाने में बहुत जरूरी है. So, thank you so much. So, respected chief guest of the session, J. Jena sir, Vinod Prakash, Anil ji, and Anil Kumar ji. Very good morning. और मैं यहाँ पे आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी डॉक्टर ए.के. बड़ोनी सर यहाँ पे हैं, जिन्होंने हमें बेसिकली 1993 में हमें मेडिसिन प्लांट क्या होता है, मेडिसिन प्लांट को कैसे प्रोपेगेट किया जाता है, उन्होंने हमें सिखाया और आज भी हमें गाइडेंस देते हैं. तो थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू दिस सेमिनार. और जो हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से जो एक्सपर्ट्स आए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ. आप लोग आए. इसके बाद हम लोगों का एक सेशन है, दैट इज उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, स्कोपिंग मेडिसिनल प्लांट पोटेंशियल फॉर द बेटर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. तो उसमें आप सभी का स्वागत है. मैं चाहता हूँ कि आप सब उसमें आए. सो बेसिकली ऑल आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो ट्रेडिशनल मेडिसिन बेसिकली क्या है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. क्योंकि तीन चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशनल मेडिसिन. एक थ्रू द ट्रेडिशनल मेडिसिन वी कैन प्रिजर्व आवर एंशिएंट विजडम. जो हमारी धरोहर है बेसिकली, जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं. सेकेंड, वी कैन कनेक्ट टू द कम्युनिटी. ट्रेडिशनल मेडिसिन के थ्रू हम अपनी जो कम्युनिटी है उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. एंड थर्ड, दैट इज बेसिकली वी कैन मेक अवेलेबल रिसोर्सेज टू द मॉडर्न मेडिसिन. अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, एलोपैथिक प्रैक्टिस की बात करें,
So the source is our traditional medicine. Source is our plants. So plants से जो compounds होते हैं, जो secondary metabolites होते हैं, उनके थ्रू हम modern medicine देते हैं. So that is basically the importance of the traditional medicine. So I am from the G.B. Pant National Institute of Himalayan Farming. The G.B. Pant National Institute, that is one of the center for Ministry of Environment, Forest and Climate Change, that is स्वायत्त शासन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जो कि अल्मोड़ा में है. उसके हमारे पास 5-6 सेंटर हैं जो डिफरेंट हिमालयन राज्यों में, इंडियन हिमालयन रीजन में. दैट इज ओनली वन सेंटर दैट इज द हिमालयन हिमालय के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करता है. सो मैं अल्मोड़ा की हेडक्वार्टर है वहाँ पे हूँ. अगर हम लोग सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट डिवीजन है वहाँ पे उसमें काम करते हैं. सो ये बेसिकली जो सेमिनार है जो हमारा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली कि हम लोग जेना साहब के सहयोग से, जेना साहब ने हमें कहा कि यहाँ पे हम लोगों को सेमिनार करना है, तो हम आए उनके लिए. उनका जो बेसिकली जो आज का सेमिनार का टॉपिक था इमर्जिंग रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल हिमालयन मेडिसिन सिस्टम, तो दैट इज टाइमली. और उसमें हमारे संस्थान का जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली मेडिसिनल प्लांट पे क्या काम होता है हिमालय में, उस पर हम लोग फोकस करते हैं. ट्रेडिशनल मेडिसिन जब हम बात करते हैं तो उसके लिए मेडिसिन प्लांट्स चाहिए. मेडिसिन प्लांट की जो आज के डेट में स्थिति है दैट इज नॉट वेरी गुड. जितने भी मेडिसिन प्लांट्स हैं, करीब 1748 मेडिसिन प्लांट्स हिमालयन रीजन में डेटा रिपोर्टेड फ्रॉम हिमालय में. वो मेडिसिन प्लांट्स हैं, उनमें से 456 प्लांट्स आर इन द थ्रेटन्ड कैटेगरी. करीब इंडिया की अगर हम बात करें तो 1178 मेडिसिन प्लांट्स हैं जो डिफरेंट मेडिसिन में यूज होते हैं. उसमें से 200 मेडिसिन प्लांट ऐसे हैं जिनको हमें 100 मेट्रिक टन पर ईयर उनका कंजम्पशन होता है उससे. एंड मोस्ट ऑफ द मेडिसिन प्लांट्स दे आर बेसिकली हार्वेस्टिंग फ्रॉम द फाइट. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बेसिकली कंसर्न है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा थ्रेट है मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर. अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने की बात भी करें तो हमारे पास वो रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं खासतौर से स्टूडेंट से यहाँ पे कहूँगा कि हमें उन मेडिसिन प्लांट के जो काफ़ी हाई लेवल मेडिसिन प्लांट जिनको हम कहते हैं उनके हम प्रोपेगेशन प्रोटोकॉल डेवलप करें, उनके हम एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, उनको हम प्रमोट करें कि कैसे हम कल्टीवेशन में उनको लाएं. उस प्रकार की टेक्निक्स, उस प्रकार के रिसर्च की आज हमें आवश्यकता है. क्योंकि अगर हम लगातार उसको वायरस से कलेक्ट करते हैं, लगातार हम वायरस से हार्वेस्ट करते रहें, तो एक दिन ये आएगा कि हमारे पास अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है हमारा उसको बचाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे. फिर हम कहाँ से उसको लाएंगे. तो अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन को हमें बचाना है तो हमें सबसे पहले बचाना होगा अपने वायरल रिसोर्सेज को, अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है मेडिसिनल प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको हमें बचाना है, उनको हमें प्रमोट करना होगा तो उसको किस प्रकार से हम कल्टीवेशन में लाएं. दूसरा हमें चाहिए कि कई सारे मेडिसिन प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनका अभी तक हमें पता नहीं कि उनमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. तो उनके जो फाइटोकेमिकल एस्टिमेशंस हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें केमिकल, क्योंकि वो ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो काफी हार्श कंडीशन में, हार्श कंडीशन में मतलब दे हैव दैट टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच कैन डिफेंस देयर सेल्फ. वो अपने आप को डिफेंस करते हैं. तो वो अगर हम उस केमिकल को पहचान लिए, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो उससे हम कोई बढ़िया सा एक मेडिसिन बना सकते हैं जो कि कई हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स के काम आ सकते हैं. तो आप हमें जरूरत है कि उन मेडिसिनल प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनालिसिस करना, उनको समझना, उनको मेजर करना, उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन से कंपाउंड. तीसरा हमारा जो मेजर रिसर्च जो गैप है हमारे हिमालयन मेडिसिन प्लांट वो है कि बायोबायोलॉजी. हमारे जो मेडिसिनल प्लांट्स का जर्म प्लांट में वो काफ़ी मात्रा में मतलब
विदेशों द्वारा या दूसरे देशों द्वारा चोरी किया जाता है पैटेंट की। तो हमारा जो IPR सिस्टम है, इंडियन जो पैटेंट सिस्टम है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जो हमारा बायो रिसोर्स है उसकी पायरेसी हम बचा सकें, बायो। चौथा हमारा जो रिसर्च हमारा फोकस होना चाहिए मेडिसिन प्लांट में, वो हमारा होना चाहिए कि हम किस प्रकार से वैल्यू एडिशन उसमें करें। हम अभी तक हिमालयन मेडिसिन प्लांट का हम रॉ मटेरियल बेचने की कोशिश करते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से जाते हैं, जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो अदर कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं परसों सरकार को बना रखा था कि हम इतने सारे लोग यहाँ मेडिसिन प्लांट का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री अभी हिमालय रीजन में नहीं बनी है कि जो वहाँ पे प्रोसेस कर सके, वैल्यू एडिशन कर सके, वहाँ पे कुछ मेडिसिन डेवलप कर सके। कोई भी अभी तक हिमालय रीजन में इस प्रकार का कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो हमें चाहिए कि उस प्रकार की वैल्यू एडिशन करके उस प्रकार के इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंटरप्रीनरशिप अगर हम हिमालय क्षेत्र में डेवलप करें तो मे बी वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, एक तरफ हमें लाइवलीहुड जनरेट होगा और दूसरी तरफ हमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हमारी करती है वो हमारी कर। चौथा जो हम लोगों को चाहिए मेडिसिन प्लांट्स में रिसर्च करने की, उनका जो हमें जीनोमिक जो बायोटेक्नोलॉजिकल हमें इंटरवेंशन उसमें करनी चाहिए। किस प्रकार से जो हमारा सीजनल जो इफेक्ट होता है, सीजन जिसको इन्फ्लुएंस न करे, जो फिजिबल करके तो हम कैसे उनका सेकेंडरी मेटाबॉलाइट प्रोडक्शन की बात कर सकते हैं। इस प्रकार की अगर हम रिसर्च करें तो आने वाले समय में हम we can save and we can conserve the medicine plants in the Himalayas। और अगर हम इसको प्रमोट करें, दो फायदे इसके, एक तरफ हम कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे, दूसरी तरफ हम लाइवलीहुड जनरेट करें, तो हमारा जो माइग्रेशन हिमालय से प्लेन्स की तरफ हो रहा है वो कम हो सकता है, क्योंकि उनको वहीं पे रोजगार मिलने की संभावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ और मैं आप सभी लोगों से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इसके बाद 11 बजे से हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, दैट इज ऑन स्कोपिंग पोटेंशियल ऑफ हिमालयन मेडिसिन प्लांट्स फॉर बेटर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। उसमें आप लोग आई कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए हैं, तो उसमें हम लोग डिटेल में इस पर डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी होगी और हमारा क्या प्लान होगा उसके लिए मेडिसिन प्लांट की कंजर्वेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Your words have not only enlightened and inspired us, but you have also inspired everyone to serve for excellence. Proceeding further, it is my distinct honor to introduce a visionary leader whose dedication to education and relentless pursuit of excellence have shaped the very fabric of our institution. Please join me in welcoming Pradeep Kumar Bhardwaj. Our honorable, it is my honor to invite our honorable Chancellor. मंच पर उपस्थित समस्त विद्वजन और मंच के अपोजिट उपस्थित विद्वजन, छात्र छात्राएं, समस्त स्टाफ, ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर हम एक इमर्जिंग रेलेवेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल प्लांट्स इन उत्तराखंड विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन का जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। और इस विजन को देने के लिए हमारे संरक्षक महोदय काफ़ी समय से जब भी उनसे चर्चा होती है या कभी मीटिंग होती है तो हमेशा हिमालय के बारे में सोचने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम लोग चिकित्सा हो रहा है उसके लिए जैसे ही सबका आदेश हुआ संरक्षक महोदय का, इन्होंने त्वरित प्रयास किए और इसमें उनको सफलता प्राप्त हुई, इसके लिए वो साधुवाद के प्राप्त पात्र हैं। साथ ही बहुत सारी चीजें प्रोफेसर त्रिपाठी ने, जो उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के यशस्वी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर काफी चीजें प्रस्तुत कर दी हैं इस आयोजन से रिलेटेड।
किन किन विषयों पर हमको विचार करना है, क्या गवर्नमेंट की प्लानिंग्स हैं, वो बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब से कोरोना हुआ तब से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का या आयुर्वेद का बहुत स्कोप बढ़ा है, और उसी के पश्चात जो है जामनगर गुजरात में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है फॉर द डाटाबेस रिसर्च के लिए, कि हम डाटा के आधार पर हम रिसर्च को प्रोड्यूस करें। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनका कि हमें दोहन करना आवश्यक है। हमारे यहाँ ये जीवी पंत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट है, जड़ी बूटी शोध संस्थान भुवनेश्वर है, और एरोमेटिक प्लांट्स का भी एक इंस्टीट्यूट है, एक सेंटर है। उसके अलावा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 परिसर हैं जहाँ पर द्रव्य गुण विभाग और अगरतंत्र विभाग जो है मेडिसिनल प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर पीजी भी चल रहा है। और यहाँ हिमालयी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी द्रव्य गुण विभाग का पीजी है। तो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम इन रिसोर्सेज का, ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें जो है हमें एक स्थान पर उपलब्ध हो, है सारी चीजें क्रिएट की हुई, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो। तो हमें आपस में इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के थ्रू इन पर जो हमको काम करना है। और ये बहुत बड़ा एक इशू है कि जैसे उत्तराखंड में पलायन है, जड़ी बूटी के क्षेत्र में हम उनको रोजगार दे करके, उनको अपॉर्चुनिटीज बता करके, या उनको एक अपॉर्चुनिटीज प्रदान करके उनका जो है पलायन है उसको रोक सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू भी उत्तराखंड को प्राप्त होगा। तो ये 2 दिवसीय संगोष्ठी में मैं समझता हूँ कि जो हमारे विद्वजन साइंटिस्ट डिफरेंट उससे आए हैं, डेलीगेट्स हैं, और जो लोग क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक निश्चित निष्कर्ष पर अपनी रिकमेंडेशन देंगे, जिसको कि आगे उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को अग्रेषित किया जा सकेगा। तो और मैं अपनी फैकल्टी से, खासकर से द्रव्य गुण विभाग की फैकल्टी से ये चाहूँगा कि वो लोग ये 2 दिन जो है बहुत इफेक्टिव हैं और इनमें अपना बहुमूल्य योगदान में पार्टिसिपेट करें, और आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम अपने इस संस्थान में भी आगे क्या हम रिसर्च वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पीजी इंस्टीट्यूट है और पीजी डिपार्टमेंट है। तो हम कैसे इन रिसोर्सेज का हम अपने डेवलपमेंट उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए और विभाग के डेवलपमेंट के लिए कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस 2 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, दे रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये 2 दिवसीय सेमिनार सफलता की एक मिसाल प्रेषित करेगा, और आगे आने वाले समय के लिए भी हमारी फैकल्टी को, छात्रों को अन्य और सेमिनार आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your tireless dedication to pursuit of knowledge and inspiring leadership. As the inaugural session comes to an end, I will request Dr. Nishant Rai Jain, Associate Professor of Himalayan Ayurvedic Medical College, to present a vote of thanks. Please, sir. सभी को बड़ा आज के कार्यक्रम में उपस्थित सब मंचासी विषय विशेषज्ञ और रिसर्चर्स, इन सभी का आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित के लिए मैं हिमालय यूनिवर्सिटी की ओर से सादर धन्यवाद करता हूँ, तथा साथ ही इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आए हमारे रिसर्चर्स, डेलीगेट्स एंड स्कॉलर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, और निश्चित ही आशा करता हूँ कि इस 2 दिन के सेमिनार में उनको यहाँ पर उपस्थित हमारे जो भी विषय विशेषज्ञ होंगे और जो भी चर्चाएं होंगी उनको आगे उसका लाभ प्राप्त होगा। और इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे विश्वविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर रमेश पत्याली सिंह जी का,
जिन्होंने हमें इस प्रकार के कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरित किया। और धन्यवाद करता हूँ हमारे चांसलर सर का, वाइस चांसलर सर का, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर झा जी का, कि जिनके दिशा निर्देशन में यह कार्यक्रम आगे सफलता प्राप्त करेगा। और साथ ही धन्यवाद, इस विशेष धन्यवाद प्रेषित करते हैं हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट अल्मोड़ा के निदेशक है, वहाँ के सभी वैज्ञानिकों का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम अपना रूप ले पाया है। सभी इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समस्त सदस्यों का, जिन्होंने पिछले लगभग 1 माह से अधिक के समय से दिन रात इस कार्य को एक सफल बनाने के लिए प्रयास किया और आज इस स्तर पर पहुंचाया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े सभी हमारे स्टाफ सदस्यों का, पदाधिकारियों का, रजिस्ट्रार महोदय का धन्यवाद करता हूँ। और वो सभी व्यक्ति जो इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, सभी को मेरी ओर से सादर धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, our esteemed guests, our dignitaries, and all the members invited here, esteemed faculties, and all the students. Thank you for being part of the session, for the inaugural session that we have conducted. Thank you very much. Now, I request the team of Govind Vallabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Almora, to please proceed to the conference hall in the ground floor. Please, sir. And thank you, everyone. जो पेपर प्रेजेंटेशन है, टेक्निकल सेशन, इन लोगों ने पेपर प्रेजेंट करना है। आफ्टर 10 मिनट के टी ब्रेक के बाद आप लोग यहीं पे आइएगा और यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन का चलेगा। ओके, पेपर प्रेजेंटेशन वाले लोग यहीं पे रहेंगे। जो हमारी जीवीपल अल्मोड़ा की टीम है, डॉक्टर सुनील, दीपक सेमवती, डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जैन जी, उपाध्याय जी, ये लोग नीचे जाएंगे। बाकी लोग जो है पेपर प्रेजेंट वाले टी के बाद पुनः यहीं पे उपस्थित होंगे। फोटो ले लो ना। यहाँ तो ये फिनिश कर देता हूँ यहाँ ना, अभी नहीं हुआ। अभी टेक्निक से उधर पता नहीं कितने 10 मिनट बाद बोल रहे हैं। हाँ, इसे फिनिश कर दो। ठीक है, ठीक है।